समान, कानून के सम्मुख सभी समान हैं। पूर्व समय में भारत में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कानून प्रचलित थे। पहले के समय में क्या था, भारत देश में अलग अलग राज्य में अलग अलग लोक कानून था। न्याय प्रदान करने में जातियों के अनुसार भेदभाव किया जाता था। न्याय प्रदान करने के लिए जातियों के अनुसार भेदभाव होता था। लॉर्ड मैकेलो के नेतृत्व में स्थापित की गई विधि समिति ने कानून की संहिता तैयार की। लॉर्ड मैकेलो ने क्या किया, जो उसके नेतृत्व में जो स्थापित थी जो विधि समिति थी, यानी कि जो कानून समिति थी, उसने कानून की संहिता बनाई और संपूर्ण भारत में एक ही कानून लागू किया कि कानून के सम्मुख सभी समान हैं। यह सिद्धांत अंग्रेजों ने भारत में बताया सबको। इस प्रणाली में भी कुछ दोष थे। यूरोपीय लोगों के मुकदमे चलाने के लिए स्वतंत्र न्यायालय थे और विभिन्न कानून थे। इसमें क्या दोष था कि भारतीय लोगों के लिए अलग न्यायालय था और यूरोपीय लोगों के मुकदमे के लिए एक अलग न्यायालय था। और वो लोग अपने लोगों की गलतियों को सजा देते नहीं थे और भारतीय लोगों को छोटी छोटी बातों पर सजा दे दिया करते थे। यह कानून आम लोगों की समझ से परे था। यह कानून जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था ऐसा क्यों भेदभाव हो रहा है। न्याय पाना साधारण लोगों के लिए बहुत खर्चीली चीज़ थी। ये आम आदमी के लिए क्या था, न्याय पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल बात हो गया था। बहुत ज़्यादा खर्चा होता था। मुकदमे कई वर्षों तक चलते थे। जैसे आज के समय में देखते हो ना कि हमारे यहाँ पे जल्दी डिसीजन आता नहीं है और वकीलों का फीस बहुत ज़्यादा होता है। तो वैसे ही अंग्रेजों की आर्थिक नीतियाँ। प्राचीन समय से भारत पर आक्रमण होते रहे। अनेक आक्रमणकारी भारत में स्थायी रूप से बस गए। प्राचीन समय से देखते हैं तो भारत देश में क्या था, अलग अलग लोगों ने आक्रमण किया। जिसे देखोगे तो पहले इस्लामिक आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया, ठीक, तुगलक वंश ने किया, मुगल वंश ने किया। इस तरह से धीरे धीरे करके सारे आक्रमणकारी हम पे अटैक करते चले गए। उसके पहले सिकंदर ने आक्रमण किया था। तो अलग अलग आक्रमणकारी क्या किया, भारत में आक्रमण किए और स्थायी रूप से यहाँ पे बसने लगे। ये भारतीय संस्कृति में घुल मिल गए। क्या किए, वो भारतीय संस्कृति में घुल मिल गए और कुछ लोगों ने अपने धर्म को के हिसाब से वहाँ पे चलना स्वीकार किया। यहाँ के लोगों के साथ अच्छे से रहने लगे। यद्यपि उन्होंने यहाँ शासन किया, क्या किया, उन्होंने यहाँ शासन किया, फिर भी भारत की अर्थव्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन नहीं किए। मतलब देखे होगा आप लोग, देखे रहोगे मुगलों ने कितने वर्ष भारत पर राज किया, ठीक, फिर भी उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था में उन्होंने कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं किया। अंग्रेजों के विषय में ऐसा नहीं हुआ। जब अंग्रेजों ने उन्होंने क्या किया, इंग्लैंड आधुनिक राष्ट्र था, बहुत ज़्यादा विकसित राष्ट्र था जो आगे का सोचता था। औद्योगिक क्रांति होने से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था रूढ़ हो गई। औद्योगिक क्रांति होने से क्या हो गया, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है मजबूत हो गई। इस व्यवस्था के लिए पोषक एशियाई अर्थव्यवस्था उन्होंने भारत में प्रचलित की। इस व्यवस्था को उन्होंने क्या किया, भारत में लाया। परिणामतः इंग्लैंड को आर्थिक लाभ हुआ, परंतु भारतीयों का आर्थिक शोषण होने लगा। इंग्लैंड को आर्थिक लाभ हुआ लेकिन भारतीयों क्या हुआ, आर्थिक शोषण होने लगा। इसका फायदा सिर्फ इंग्लैंड को होता था। यहाँ कच्चा माल वो अपने यहाँ पर ट्रांसफर करते थे। यहाँ कच्चे माल से वो पक्का माल बना के अपने देश में भेज देते थे सस्ते सस्ते भाव में। तो अभी हमने देखा कि कैसे पहले तुगलक, मंगोल, अलग अलग लोगों ने भारत देश में आक्रमण किया। मुगलों ने कितने साल भारत देश पे राज किया, 300 साल तक, ठीक, 250-300 साल तक राज किया। लेकिन किसी ने भी भारत के विकास के बारे में नहीं सोचा। सबने अपना खजाना भरा, सब लोगों ने अपने लोगों के बारे में सोचा, लेकिन किसी ने नहीं सोचा कि भारत देश का विकास हो। ना रोड, ना कुछ व्यवस्था नहीं करवाया। लेकिन जब अंग्रेज लोग आए, इन्होंने क्या किया, भारत देश में बिजनेस करना चालू करवाया, सड़कें बनवाई, सिविल सर्विसेज लाई। मतलब अंग्रेजों के आने से एक तरीके से भारत देश का विकास होना चालू हुआ। बस इन्होंने क्या किया, इनकी क्या गलती थी कि इन्होंने भारत देश के, इन्होंने जो था क्या था कि यहाँ से कच्चा माल अपने, कि ये लोग अपने हिस्से का जो प्रॉफिट था भारतीय लोगों को मिलता ही नहीं था। ये लोग भारतीय लोगों का शोषण करते थे। अगला है भू राजस्व विषयक नीति, यानी कि लगान, यानी कि कर। अंग्रेजी शासन प्रारंभ होने से पूर्व देहात की अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर थी। अंग्रेजी शासन प्रारंभ होने से पहले क्या था, जो देहात थे यानी जो गांव थे, उनकी अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर थी। किसान और अन्य उद्योगों द्वारा गांव की आवश्यकताएं गांव में पूरी होती थी। जो किसान थे और जो अन्य जो खेती था और जो अन्य उद्योग था, उससे गांव के लोगों की आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। भू राजस्व की आय का मुख्य स्रोत था, सारी चीज़ें थी। भू राजस्व की आय का मेन स्रोत था, जहाँ से आय आता था। अंग्रेजों के पूर्व के समय में फसलों के अनुसार लगान निर्धारित किया जाता था। अंग्रेजों के पूर्व के समय में क्या था, जितनी फसलें होती थी उतना लगान लिया जाता था। फसल अच्छी न होने पर लगान में छूट भी मिलती थी। जो राजा महाराजा करते लोग छूट देते थे। राजस्व मुख्य रूप में अनाज के रूप में स्वीकार किया जाता था। अगर मान लो किसी के पास पैसा नहीं है तो लोग अनाज को भी टैक्स के रूप में लेते थे। यदि लगान अगर विलंब से दिया गया तो किसानों की भूमि नहीं छीनी जाती थी, उनको मौका दिया जाता था। आय में वृद्धि लाने हेतु अंग्रेजों ने क्या किया, राजस्व प्रणाली में बहुत परिवर्तन किए। इन्होंने फायदे के लिए क्या किया, राजस्व प्रणाली में बहुत सारे परिवर्तन किए। अंग्रेजों ने भूमि का मापन करके भूमि के क्षेत्रफल के अनुसार लगान निर्धारण किया। इन्होंने क्या किया, भूमि का मापन किया और उसके अनुसार क्या किया, लगान निर्धारित किया। वो क्या किया, उन्होंने जमीन के हिसाब से उन्होंने लगान निर्धारित किया। लगान नकदी फसलें, लगान नकद राशि में और निश्चित राशि में अदा करने हेतु कड़ाई बरती की जाती थी। लगान क्या था, नकद राशि में होना चाहिए, कैश में,
और निश्चित समय पे मिलना चाहिए। चाहे चाहे बाढ़ आ जाए, फसलें या फिर सूखा पड़ जाए, फसल को उत्पादन ना हो, उनको लगान से मतलब था। अब सिंपल सा बात है कि अगर सूखा पड़ गया है तो फसल नहीं पाएंगे, तो लोग लगान कैसे देंगे? बाढ़ आ गया, फसलें भाग गई, तो कैसे कोई लगान देगा? लेकिन अंग्रेजों को इससे कुछ मतलब नहीं था। नियम बनाया गया कि लगान निर्धारित करने के समय के भीतर अदा न करने पर, अगर उन्होंने समय के भीतर नहीं दिया तो जमीन को भी हम लोग जब्त कर लेंगे। अंग्रेजों की राजस्व अर्थव्यवस्था करने की प्रणाली भारत के विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग थी। अलग अलग उनका जो टैक्स इकट्ठा करने का जो तरीका था अलग अलग राज्यों में अलग अलग था। सर्व किसानों का शोषण होता था, सर्वत्र हर जगह किसानों को शोषण करते थे, क्योंकि हर साल तो फसल एक जैसी होती नहीं है। पहले के समय में अच्छा था। नई भू राजस्व व्यवस्था के दुष्प्रभाव, नई भू राजस्व व्यवस्था के दुष्प्रभाव ग्रामीण जीवन पर हुए। इसकी वजह से क्या हुआ? ग्रामीण जीवन के लोगों का जीवन बर्बाद होने लगा, इनका स्तर खराब होने लगा। किसान उन दामों में अपनी फसल बेचने लगे जिन दामों में लगान भरा जा सके। वो उन दामों में, मतलब अब सिंपल सा बात है, पहले क्या था, फसलों का मजबूरी में अंग्रेजों को बेचना पड़ेगा, ठीक है। अब कम दाम में लेंगे तो कम दाम में इसे अब उनको देना पड़ेगा ना, क्योंकि हमको टैक्स भरना। अगर टैक्स नहीं भरेंगे तो क्या करेंगे? हमारी जमीन को हड़प लेंगे। व्यापारी और आड़तीय उचित दाम से भी कम मूल्य पर उनकी उपज खरीदने लगे। जो व्यापारी थे और जो दलाल थे, क्या करते थे? उचित दाम से भी कम दाम में लेते थे। समय पड़ने पर किसानों को लगान भरने के लिए साहूकार के पास अपने खेत गिरवी रखने पड़ते थे। मान लो कि साल कम फसल का उत्पादन हुआ, वो कर अदा नहीं कर पा रहे हैं, तुमको क्या करना पड़ता? साहूकार के पास अपने खेत जमा करने पड़ते थे, खेत गिरवी रखना पड़ता था। फलस्वरूप किसान कर्जदार बनते चले गए। कर्ज न लौटाने पर उन्हें अपने खेत बेचने पड़ जाते थे। इस तरह से किसानों की जिंदगी एक तरीके से खत्म कर दिया अंग्रेजों ने। अपनी जिंदगी को सही से जीना उनका बंद हो गया। पहले जो अच्छे से जीते थे, सरकार, जमींदार, साहू, व्यापारी, साहूकार, ये सब क्या थे? एक किसानों का शोषण करते थे। किसानों की जिंदगी दयनीय हो गई, किसान आत्महत्या करना चालू कर दिए। कृषि का व्यापारीकरण। पहले किसान मुख्यतः खाद्यान्न उगाता था। पहले किसान क्या था? चावल, गेहूं, मक्का, ये सब उगाता था। इस खाद्यान्न का उपयोग किसान घरेलू और गांव की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए करता था। टमाटर, सब्जी, जितनी चीजें हैं जो खाने पीने के लिए होती हैं, इस चीज़ों का उपयोग करता था ताकि किसान अपने घर का उपयोग हो सके और गांव के लोग की आवश्यकता भी पूर्ति हो सके। मान लो किसी के यहाँ कोई गेहूं चावल उगाया, तो किसी ने क्या किया? टमाटर उगाया। गेहूं तो क्या करते थे? गेहूं चावल के बदले उसे टमाटर ले लेते थे, कोहड़ा ले लेते थे, लौकी ले लेते थे, ऐसे अलग अलग सब्जियां। अब अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेज सरकार ने कपास, नील, तंबाकू, चाय जैसे नकदी फसलों को प्रोत्साहन देने लगे। इन्होंने क्या किया? कपास, नील, तंबाकू जो है जिसे नकदी फसल, जिससे पैसा मिल सके, इसका इन्होंने क्या किया? उत्पादन, इसके लिए लोग प्रोत्साहन देने लगे। खाद्यान्नों की उपज लेने की अपेक्षा अधिक लाभ प्राप्त करा देने वाली व्यापारी को नकदी फसलों देने पर बल दिया जाने लगा। खाद्यान्नों की उपज लेने की अपेक्षा, इनको तो खाद्यान्न से मतलब ज़्यादा था नहीं, क्योंकि वो तो वैसे ही लोग हड़प के ले लेंगे, लेकिन आम आदमी के जीवन का क्या? खाद्यान्नों की उपज लेने की अपेक्षा लोग क्या करते थे? अधिक लाभ जो चीज़ें दे सकें, व्यापारी को नकदी फसलें, उस पर बल दिया जाने लगा। इस प्रक्रिया को कृषि का व्यापारीकरण कहा जाता था। किसानों को बोलेंगे नील उगाओ, कपास उगाओ और सस्ते सस्ते भाव में लेंगे। जैसे मान लो अगर नील का भाव है, अगर मान लो 10 रुपये किलो समय के हिसाब से, तो वो लोग 4 रुपये किलो में लेंगे। अब किसानों को मजबूरन देना पड़ेगा कि कोई तो और खरीदने वाला है नहीं, नकदी फसलें हैं। अकाल 1860 से लेके 1900 के बीच में क्या हुआ? भारी मात्रा में अकाल की स्थिति उत्पन्न हुई, यानी कि बारिश हुई नहीं, अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। अंग्रेज शासन ने अकाल निवारण हेतु पर्याप्त प्रयास नहीं किए। उन्होंने क्या किया? कोई प्रयास नहीं किया ताकि किसानों को के फसलों को पानी मिल सके, किसानों को पानी मिल सके। साथ ही जलापूर्ति की योजना पर भी पर्याप्त व्यय नहीं किया। साथ ही जलापूर्ति की जो है योजनाएं हैं उस पर भी उन्होंने क्या किया? व्यय नहीं किया, खर्चा नहीं किया। पहले के समय में क्या था? किसानों को अगर सूखा हुआ पड़ा है तो उनको लगान को माफ कर दिया था, और सरकार भी, राजा महाराजा भी मदद किया करते थे। जैसे आज के समय में कैसे होता है कि मान लो कहीं पे बाढ़, सूखा कुछ हो गया है, तो सरकार क्या करती थी? उनको कंपनसेशन देती है, ठीक। फसल जल गया तो कंपनसेशन देती है, लेकिन अंग्रेजों के समय ऐसा कुछ नहीं था। परिवहन एवं संचार व्यवस्था में सुधार। परिवहन नहीं समझते हो ना? ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, और मतलब कि 2 पहिया गाड़ी, 4 पहिया गाड़ी, ठीक, एरोप्लेन, ये सारी चीज़ें जो आज के समय में है, उस समय पे क्या थी हम लोग देखने वाले हैं। और संचार व्यवस्था, आज के समय में कैसे संचार व्यवस्था मतलब क्या होता है पता है? ऐसी व्यवस्था जिससे हम लोग अपना जानकारी का आदान प्रदान कर सके। जैसे फ़ोन हो गया, आज के समय में फ़ोन, इंटरनेट, सारी चीज़ें हैं ना। तो पहले के समय में क्या कहती है हम लोग देखने वाले हैं। तो परिवहन एवं संचार व्यवस्था में सुधार क्या किया अंग्रेजों ने व्यापार में वृद्धि और प्रशासन की सुविधा के दृष्टि से भारत में परिवहन और संचार की आधुनिक सुविधा निर्माण की। अंग्रेजों ने क्या किया? भारत देश में व्यापार में वृद्धि हो, प्रशासन की सुविधा अच्छी हो सके, इसलिए उन्होंने क्या किया? परिवहन और संचार की आधुनिक सुविधा निर्माण की। उन्होंने कोलकाता और दिल्ली को जोड़ने वाले राजमार्ग का निर्माण करवाया। कोलकाता और दिल्ली को जो जोड़ने वाला जो था महत्वपूर्ण राजमार्ग, उसका निर्माण करवाया। 1853 में मुंबई
से ठाणे रेल मार्ग पर रेलगाड़ी दौड़ने लगी। इन्होंने पहला गाड़ी भारत देश में ट्रेन कब चला था भारत देश में रेलगाड़ी 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में। इसी वर्ष टेलीग्राम द्वारा संदेश भेजने की व्यवस्था अंग्रेजों ने भारत में प्रारंभ की। इसी वर्ष क्या हुआ, टेलीग्राम के द्वारा ठीक संदेश भेजने का काम अंग्रेजों ने भारत में चालू किया। इस व्यवस्था द्वारा भारत के प्रमुख नगरों तथा सैनिकी स्थानों को दूसरे से जोड़ा जाता था। भारत के जो प्रमुख नगर हैं ठीक है उनको एक दूसरे से जोड़ा जाता था, सैनिकी स्थान एक दूसरे से जोड़े गए। इस प्रकार इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने डाक व्यवस्था भी प्रारंभ की। डाक व्यवस्था देखते हो ना, डाक व्यवस्था यानी कि जिस कैसे होता है पोस्ट ऑफिस, हमारे आधार कार्ड ये सारी चीज़ें आती हैं, हम लोग इससे कुछ चिट्ठी भेज सकते हैं। इन सभी सुधारों के सुधारों की वजह से भारतीय समाज जीवन पे दूरगामी परिणाम हुए, मतलब बहुत दूर तक के परिणाम है, बहुत ही अच्छे परिणाम हुए। अब जैसे एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, इसमें एक लाइन लिखा था ठीक है कि अंग्रेजों ने क्या किया, व्यापार वृद्धि और प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से भारत में परिवहन और संचार व्यवस्था की सुविधा निर्माण की। रीजन क्या था पता है, प्रशासनिक सुविधा में क्या होता है पता है, भारत के किसी राज्य में मान लो दिल्ली में क्या हो गया, आंदोलन चालू हो गया है, संघर्ष चालू हो गया है, लोग क्रांतिकारियों ने आंदोलन कर दिया, तो अगर सड़कें हैं या रेल मार्ग है तभी ना हम लोग रेलगाड़ी से अपने सैनिकों को भर भर के वहाँ पे भेज सकते हैं ठीक, या फिर टेलीग्राम से हम लोग संदेश पहुँचा सकते हैं कि हाँ हमको इतने सैनिकों की मदद चाहिए। और व्यापार वृद्धि मीन्स की अगर सड़कें हैं तभी ना, अगर सड़कें हैं ट्रेन है तभी हम लोग ना मान लो कच्चे माल की आपूर्ति करनी है किसी कारखाने में ठीक है, बंगाल से मंगाया जाने वाला है, तो अगर सड़क मार्ग से अगर टाइम लगेगा ना, इसके लिए रेलगाड़ी बनाई ताकि जल्दी से जल्दी कम समय में माल सैनिकी जो है कम से कम समय में जरूरत की जगह पे पहुंच सकें। तो इस प्रकार अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए निर्माण किया था, लेकिन इसका प्रभाव भारतीय लोगों के जीवन पे अच्छा हुआ। देश के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के बीच पारस्परिक संपर्क बढ़ा ठीक है, जब लोगों ने चालू किया समाचार पत्र सारी चीज़ें, क्या हुआ, लोगों के बीच में पारस्परिक संपर्क बढ़ा, परिणामतः उनके बीच में एकता की भावना में वृद्धि होने से सहयोग मिला। क्या हुआ, एकता की भावना में वृद्धि होने से उनके कार्य क्या हुआ, सहयोग मिलने लगा। भारत के पुराने उद्योग धंधों का ह्रास, भारत में इंग्लैंड के आ जाने से क्या हुआ, माल पर अंग्रेज सरकार का जबरदस्त वसूल करती थी। भारत से इंग्लैंड जाने वाले जो माल हैं जो लोग यहाँ से इंग्लैंड में बेचते थे, अंग्रेज सरकार जो थी जबरदस्त कर वसूलती थी, टैक्स वसूलती थी। इसके विपरीत मतलब यहाँ से कोई सामान इंग्लैंड में भेजना है उनको बेचने के लिए हमारे व्यापारियों को, तो ज़्यादा टैक्स लेगी ताकि हम लोग वहाँ पे भेज ना पाए। और इंग्लैंड से जाने वाले जो सामान थे ना भारत में आने वाले, उन लोगों से कम टैक्स लेती थी। इस तरह से इंग्लैंड आने वाला माल यंत्र द्वारा निर्मित होता था। इंग्लैंड से आने वाला क्या था, यंत्र द्वारा निर्मित होता था। परिणामतः उस माल का उत्पादन बड़ी मात्रा में कम लागत में होता था। ये लोग क्या करते थे, यंत्रों से निर्माण करते थे, तो कम समय में अधिक उत्पादन होता था और कम खर्चे में। और ऊपर से जब वहाँ से यहाँ जब ट्रांसपोर्ट, जब यहाँ पे जब कोई सामान आएगा तो कम दाम में बेचेंगे। और यहाँ के जो लोग हैं ना, इनके उत्पादन पे खर्चा ज़्यादा था, तो यहाँ के लोग जो उत्पादन करेंगे वो ज़्यादा, तो लोग को उत्पादन करने में ज़्यादा खर्चा लगेगा, तो ज़्यादा दाम में बेचेंगे। तो इस तरह से लोग अंग्रेजों का समय ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, अंग्रेजों का ये दिमाग था ठीक। तो ऐसे सस्ते माल के साथ प्रतिद्वंदता करना भारतीय कारीगरों के लिए कठिन सिद्ध हुआ। तो अब इनके सस्ते माल से भारतीय कारीगर जो थे प्रतिद्वंदता नहीं कर पा रहे थे, कंपटीशन नहीं कर पा रहे थे। परिणामतः भारत के पारस्परिक उद्योग धंधे बंद हो गए और अनेक श्रमिक बेरोजगार हो गए। मैंने आपको बताया कि यहाँ के लोगों से ज़्यादा टैक्स वसूलेंगे ताकि लोग ज़्यादा महंगे भाव में बेचें, ताकि यहाँ के लोगों को खरीदने में समस्या हो। और वहाँ के जो भाव से, वहाँ जो है सस्ते भाव में उत्पादन होगा, टैक्स भी कम लेंगे, तो यहाँ के लोग कम भाव में बेचेंगे, तो यहाँ के लोग उसको खरीदेंगे। इस तरह से यहाँ क्या किया, उद्योग धंधों को इन्होंने क्या किया, बर्बाद कर दिया और अनेक श्रमिक जो हैं बेरोजगार हो गए। भारत में नए उद्योग धंधों का विकास, अंग्रेज सरकार का समर्थन, प्रबंधन का अनुभव और पूंजी। अंग्रेज सरकार का समर्थन तो था नहीं ठीक है, प्रबंधन का अनुभव, प्रबंधन करने को तरीका नहीं पता था, और पूंजी इनके पास बहुत ही कम था। उल्टे अंग्रेज सरकार जो बीच में जो प्रॉब्लम क्रिएट करते थे वो अलग। इनकी वजह से क्या हुआ, भारतीय उद्योजक जो है बड़ी संख्या में आगे नहीं आ पाए। फिर भी अनेक बाधाओं पर विजय पाकर नई भारतीयों ने उद्योगों का निर्माण किया। इन सारे बाधाओं पर भी विजय पाकर जीत हासिल करके भारतीयों ने उद्योग का निर्माण किया। 1853 में कावासजी नाना भोय दादर ने क्या किया, दावर ने मुंबई में पहली कपड़ा मिल चालू की 1853 में। 1855 ईस्वी सन में बंगाल के रिसरा में पटसन की पहली मिल प्रारंभ हुई। जब 1853 में उन्होंने चालू किया कपड़ा मिल, पहली जो भारतीय था इन्होंने चालू किया। 1855 में बंगाल में पटसन का जो है पहला मिल चालू हुआ। 1907 में जमशेदजी टाटा ने क्या किया, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का जो है इस्पात निर्माण करने कारखाना स्थापित किया। देखते हो टाटा कंपनी इन्हीं की थी। इसको आगे ले आके इनके वंशजों ने आगे जाके इस व्यापार को आगे लेके गए। भारत में कोयला, खनिज धातुएं, चीनी, सीमेंट, रासायनिक पदार्थ जिससे उद्योग का भी प्रारंभ चालू हुआ।
इस तरह से हमारा भारत देश क्या था, उद्योग धंधों के मामले में आगे बढ़ने लगा। सामाजिक और सांस्कृतिक परिणाम। 19वीं शताब्दी में यूरोप में मानवतावाद, विचारवाद, लोकतंत्र, उदारतावाद जैसे मूल्यों पर आधारित नए युग का अवतरण हुआ। 19वीं शताब्दी में क्या हुआ, जो यूरोप महाद्वीप हमने बताया ना, यूरोप महाद्वीप में कौन कौन से देश है, फ्रांस, पुर्तगाल, इंग्लैंड, जर्मनी। तो क्या हुआ यहाँ पे, मानवतावाद यानी कि मानव का जो सम्मान होना चाहिए, हर मानव जो है उसका एक अलग वैल्यू है, उसका अलग, उसका भी एक जीवन है। विचारवाद, लोग का विचार अच्छा होने लगा। लोकतंत्र, उदारतावाद जैसे अनेक मूल्यों पर क्या था, नए युग का अवतरण हुआ, यानी कि जन्म हुआ। पश्चिमी विश्व के इस प्रकार की प्रतिक्रिया भारत में होना स्वाभाविक था। जब ये परिवर्तन जब पश्चिमी विश्व में हो रहा था तो प्रतिक्रिया भारत में होना स्वाभाविक ही था। अंग्रेजों को प्रशासन चलाने के लिए भारतीय समाज को भली भांति जानना आवश्यक था। अंग्रेजों को पता था कि अगर भारतीय समाज को चलाना है तो हमको भारतीय समाज को जानना आवश्यक है। इसके लिए उन्होंने क्या किया, यहाँ की परंपराएं, इतिहास, साहित्य, कलाएं, यहाँ का संगीत, पशु पक्षी का बहुत ही विस्तृत तरीके से उन्होंने क्या किया, अध्ययन किया। 1784 में अंग्रेजों के अधिकारी विलियम जोन्स ने अंग्रेजों में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। जर्मन विचारधारक मैक्स मूलर भारतीय धर्म, भाषा, इतिहास का गहन अध्येता था। ये जो मैक्स मूलर था वो क्या था, वो भारतीय धर्म इतिहास क्या था, वो गहन अध्येता था, यानी कि बहुत ज़्यादा उसने अध्ययन किया था इसके ऊपर। इन उदाहरणों द्वारा हमें भी अपने धर्म, इतिहास, परंपराओं का अध्ययन करना चाहिए। यह बोध नवशिक्षित भारतीयों को उत्पन्न होने लगा। जब लोगों ने ये सब चीज़ें देखी तो उनको क्या लगा कि हमें भी अपने धर्म, इतिहास और परंपराओं का अध्ययन करना चाहिए। यह नवशिक्षित लोगों, जो नए नए जो पढ़े लिखे भारतीय थे, उनको उत्पन्न होने लगा। अंग्रेजों ने भारत में नए कानून बनाए, उन्होंने नए कानून उन्होंने भारत में बनाए। 1829 में लॉर्ड बेंटिक ने सती प्रथा पर रोक लगाने का कानून बनाया। लॉर्ड बेंटिक ने क्या किया, भारत में सती प्रथा पर रोक लगाने का काम चालू किया। 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया। उसने 1856 में नया कानून बनाया, विधवा पुनर्विवाह। ये कानून धर्म के सुधार की दृष्टि से विचारक सहायक सिद्ध हुए। ये जो कानून थे ये धर्म में सुधार करने की दृष्टि से बहुत ज्यादा सहायक सिद्ध हुए थे। प्रशासन चलाने के लिए अंग्रेजों को अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने की आवश्यकता थी, भारतीयों की आवश्यकता थी। प्रशासन चलाने के लिए क्या था, अंग्रेजों को अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीयों की आवश्यकता थी। मतलब कि भारत को समझना, समझे हुए उनको ऐसे लोग चाहिए थे जो भारत देश को अच्छे से जानते हों, नॉलेज लिए हों, ऐसे भारतीयों की आवश्यकता थी। लेकिन ऐसे भारतीय उनके कब काम के आएंगे, जब उनको अंग्रेजी का शिक्षा उनको प्राप्त होगा। तो इनको अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीयों की आवश्यकता थी। लॉर्ड मैकॉले की सिफारिश के अनुसार 1835 में भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हुआ। लॉर्ड मैकॉले ने सिफारिश किया कि भारतीय लोगों को भी अंग्रेजी शिक्षा मिलनी चाहिए। तो अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ चालू हुआ। नई शिक्षा द्वारा नए पश्चिमी विचार, यानी कि यूरोपियन लोगों के विचार इनके अंदर आने लगे। मानवतावाद, समानतावाद, समता, स्वतंत्रता, ये सारे विचार। आधुनिक सुधार, विज्ञान और तकनीकी विज्ञान से भारतीयों को परिचित कराया गया। 1857 में कोलकाता, मुंबई, मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। इन्होंने क्या किया, 1857 में कोलकाता, मुंबई, मद्रास मतलब चेन्नई में क्या हुआ, विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जहाँ पे सभी युवक अपना शिक्षा ग्रहण कर सकें, चाहे वो अंग्रेज हो चाहे भारतीय। पश्चिमी शिक्षा प्राप्त मध्य वर्ग ने भारत में सामाजिक पुनर्जागरण आंदोलन करने का नेतृत्व किया। जो पश्चिमी शिक्षा प्राप्त जो मध्य वर्ग के जो लोग थे, जो मिडिल क्लास के जो लोग थे, उन्होंने क्या किया, भारत में सामाजिक पुनर्जागरण का आंदोलन चलाया। तो इस तरह से हमने इस पाठ में हमने इन सभी चीज़ों का हमने अध्ययन किया। यहाँ पे हमारा पाठ समाप्त हुआ। आप सभी का धन्यवाद।